अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल वो एक ऐसा शजर हो बाय फरहत इश्तियाक। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। जो नॉवेल आप सुनना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। एपिसोड 7। दिस इज आल्सो द सेकंड लास्ट एपिसोड। बड़े अफसोस की बात है, मैंने आज तक तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझा, अपनी बात तुमसे शेयर की और तुमसे जवाब में मेरे साथ ये किया। जल्दी बताओ तुमने मुझसे कौन कौन सी बातें छुपाई हुई हैं, वरना अभी और इसी वक्त बचपन की ये दोस्ती पर मैं लानत भेजकर यहाँ से चली जाऊँगी। और वो पता नहीं कब से एक कंधे की मुतलाशी थी जिस पर सर रख कर रोया जा सके। इसके कंधे पर सर टकाकर वो रोते हुए बोली, लैला मैं ये मंगनी नहीं करना चाहती, प्लीज़ इसे रुकवा दो, तुम तो कुछ भी कर सकती हो। उसने उसे रोने दिया। दिल का गुबार जब हल्का हुआ तो वो खामोशी से वैसे ही इसके कंधे से लगी बैठी रही और इसके बालों पर उंगलियां फेरती बड़े प्यार से बोली, आयला तुम मुझसे शेयर नहीं करोगी? जो तुम भी तुम्हारे दिल में है तुम मुझसे कह दो। लैला वो बहुत अच्छा था, उस जैसा अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता, वो जैसे से सरगोशी में बोली थी। जवाब में उसने एक गहरी सांस ली और बोली, ज़ाहिर है वो अच्छा होगा, अच्छा था तभी तो तुम्हें इतना पसंद आया। वो शायद तैमूर की तरह हैंडसम नहीं था, हो सकता है उसकी तरह क्वालिफाइड और दौलतमंद भी ना हो, मगर मेरे लिए वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान था। मोहब्बत ये तो नहीं होती कि आप किसी की शक्ल, सूरत, दौलत या स्टेटस से मुतासिर हो जाएं। मोहब्बत तो ये होती है कि आप उन तमाम चीज़ों के बगैर किसी को चाहें। वो धीरे धीरे अपनी दोस्त के आगे खुल रही थी और वो उसे बगौर सुन रही थी। मैं पूरे 3 दिन इसके साथ रही। आज सोचूं तो ऐसा लगता है ज़िंदगी वही थी जिसमें वो साथ था। ये जो गुजर रही है ये तो कोई सज़ा है। वो जैसे कहीं खो सी गई थी। लैला ने इसे टोका भी नहीं, खुद से कुछ पूछा भी नहीं, बस खामोशी से सुनती रही। बज़ाहिर बहुत अक्खड़ और बेमहर, मगर दर हकीकत में बहुत हसास और हमदर्द। आम लोगों जैसा नहीं था, वो शायद इस दुनिया का बासी ही नहीं था। एक वीरान जंगल में मैं तन्हा उसके साथ रही। उसकी दस्तरस में कौन था वहाँ उसे रोकने वाला? वो जो चाहे मेरे साथ सलूक करता, मगर उसने कभी एक मर्तबा भी मेरी तरफ आलूदा नज़रों से नहीं देखा। उसकी निगाहों में मैंने हमेशा अपने लिए एहतराम और पाकीज़गी देखी। क्या कोई और ऐसा हो सकता है? इतना बाकिरदार और शरीफुल नफ्स कहो कौन लगती थी मैं उसकी? कुछ भी नहीं, मगर वो मेरी हिफाजत यूँ करता था जैसे कोई कांच की गुड़िया हो। ज़रा सी ठेस लगने से किंचरी किचरी हो जाएगी। कोई किसी के लिए अपनी जान को ख़तरे में नहीं डालता। उसने अपनी जान पर खेलकर मेरी हिफाजत की, इस तरह जैसे मैं उसकी ज़िम्मेदारी हूँ। मेरे लिए उसने अपना कीमती लहू पानी की तरह बहा दिया, मगर मुझ पर कोई आँच ना आने दी। बोलते बोलते उसकी आंखों से दोबारा आंसू निकल आए तो लैला ने अपने कंधे पर धरा उसका सर उठाया और हाथों के प्याले में और उसका चेहरा थामा और हाथों से उसके आंसू साफ़ करते हुए बोली, वो इतना अच्छा था, तुम्हारा इतना ख्याल रखता था, तो मसला क्या था? क्या वो अचानक बिछड़ गया, कहीं खो गया? बिछड़ा तो था मगर अचानक नहीं, हमने बाकायदा एक दूसरे को गुड बाय कहा। वो बड़े दुख से बोली तो लैला हैरान निगाहों से उसे देखने लगी, जैसे उसकी बात समझने की कोशिश कर रही हो। उसे मुझसे मोहब्बत नहीं थी, वो तो सिर्फ हमदर्दी या खुलूस में मेरा ख्याल रखता था। उसे तो तुम्हारी तरह की बहादुर लड़कियां पसंद थीं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कितनी खुशकिस्मत होगी वो लड़की, इतने अच्छे आदमी की रफ़ाकत नसीब होगी। मैं इसके मुकद्दर में रश्क करती हूँ। और उसकी इस बात पर लैला ने अपना सर पीट लिया। यानी तुम यहाँ बैठी एक तरफा मोहब्बत का शौक मना रही हो? स्टूपिड लड़की, 21वीं सदी है जिसमें कोई किसी के लिए जोग नहीं लेता और तुम अपनी वन साइडेड मोहब्बत का गम मना रही हो। लैला की इस बात पर वो जैसे बिफर गई थी। क्या है ये 21वीं सदी? क्या 21वीं सदी के इंसान को चोट लगे तो दर्द नहीं होता? क्या 21वीं सदी का इंसान खुशी, दुख, दर्द, गम, हसद, रश्क, इंतकाम, मोहब्बत और नफ़रत, इन तमाम जज्बात से दस्तबरदार हो गया है? साइंसी तरक्की को इंसानी जज्बात से मुंसलिक मत करो। इंसान भी वही रहेगा और इसके जज्बात भी वही रहेंगे, चाहे वो 21वीं सदी हो या 22वीं। वो इसके मुकर्रराना अंदाज पर हंस पड़ी और बोली, ओके आई एग्रीड।
तुम्हारी बात दुरुस्त है, मगर तुम ये तो कर सकती थी कि अपना इजहार मोहब्बत कर देती। मैं थोड़ा सा बोल्ड होकर ऐसा कह ही देती, और अगर वो जवाब में कह देता कि मेरी हमदर्दी को आपने बड़े गलत अंदाज में लिया है, मेरे खुलूस और अखलाक को जो मानी आपने निकाले हैं और जो उम्मीदें मुझसे वाबस्ता की हैं, आई एम सॉरी, वो मैं पूरी नहीं कर सकता। तो मैं उसके सामने जो अपना भरम खोती सो खोती है, खुद अपनी नज़रों में हमेशा के लिए गिर जाती। वो अपने आंसू साफ करके बड़ी बोझल सी आवाज़ में बोली तो लैला उसके दुख को महसूस करती हुई कदरे अफसुर्दगी से बोली, एक ऐसा शख्स जिसके बारे में तुम ये भी नहीं जानती कि वो तुमसे मोहब्बत करता था या नहीं, और जो तुमसे खो भी गया है, क्या उससे बेहतर वो नहीं जो बड़े खुलूस से तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, जिसने तुम तक आने के लिए दुरुस्त रास्ते का इंतखाब किया है। हमें ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें और बहुत से लोग अच्छे लगते हैं, ज़रूरी तो नहीं अच्छी लगने वाली हर चीज़ आपको मिल जाए। ज़िंदगी इसका नाम है। हमें अक्सर वो ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है जैसे हम गुजारना चाहते नहीं हैं। तो तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुमने कितनी लड़कियों में से उस इंसान ने तुम्हारा इंतखाब किया है, तुम्हारा साथ मांगा है। यकीन करो, चाहने से ज़्यादा चाहे जाने का एहसास खुशकुन होता है। आप किसी के लिए बहुत अहम होते हैं, उसकी खुशियाँ और गम आपसे वाबस्ता हैं। ये एहसास कितना रूह परवर और दिल पजीर होता है। ये बात जब तुम जानोगी तो मेरी तमाम बातें तुम्हें दुरुस्त लगने लगेंगी। वो इसकी गमगुसारी और राजदार बड़े प्यार से उसे समझा रही थी और बहला रही थी। फिर कितनी ही देर वो उसे समझाती रही। इसके जाने के बाद उसने अपने दिल को टटोला तो ऐसे लगा कि दिल के दरवाजे तो शायद वो अब कभी किसी के लिए ना खोल सके, मगर ज़िंदगी इसी का नाम है तो यूं ही सही। उस बेहद हसीन, आकाश की तरह बुलंद और चांद की तरह रोशन शख्स के पहलू में बैठी अपनी अजीज़ अज़जान दोस्त के लिए लैला ने बड़े खलूस के साथ दायमी खुशियों की दुआ मांगते हुए उसकी पेशानी चूम ली। शायद ये उसके बराबर बैठे शख्स का एजाज़ था कि वो एकदम तमाम लोगों को खुद से बहुत बुलंद और कोई मावराए मखलूक नज़र आने लगी थी। ग्रे कलर के खूब भारी और नफीस काम से मुज़य्यन खूबसूरत घाघरे में वो कोई अप्सरा नज़र आ रही थी। हर कोई उसकी खुशबख्ती पर हैरान था। कुछ चेहरों पर हसद था, कुछ पर रश्क और कुछ पर मोहब्बत, और इन तमाम बातों से बेनियाज सर झुकाए बैठी थी। और इसके बराबर बैठा वो यूं खुश नज़र आ रहा था जैसे कोई ख़जाना अचानक ही उसके हाथ लग गया हो, और उसे बड़ी ही कीमती डायमंड की रिंग पहनाते उसने गर्म जोशी से उसका हाथ दबाया था और झुककर मोहब्बत पाश नज़रों से उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया था। रात में वो उसे फ़ोन पर कह रहा था, आयला, मैं इतना खुश हूँ कि तुम अंदाज़ा नहीं कर सकती। मैंने ज़िंदगी में जो कुछ चाहा वो हमेशा मुझे मिला। मैं इतना खुश नसीब हूँ, इस बात का एहसास मुझे आज से पहले कभी नहीं हुआ। और इसके अंदर जैसे कोई बयान कर रहा था, ज़िंदगी ने इसके साथ कितना अजीब मजाक किया था। यही बात जिन लबों से वो सुनना चाहती थी वहाँ से सुन नहीं सकी, और जहाँ से सुन रही थी वहाँ उसकी उसने कभी चाह ही नहीं की थी। तो मुझे पहली ही नज़र में दूसरों से मुख्तलिफ और मुनफरिद नज़र आई थी। उस रोज़ वहाँ डिनर में ऐसे ही बैठी थी जैसे कोई मलका अपने तख्त पर बैठी रियाया की तरफ नज़र करम करके उन पर कोई एहसान कर दे। तुम्हारा वो मगरूर अंदाज़ मुझे इंतहा का मुतासिर कर गया कि मैं खिंचता हुआ तुम्हारी तरफ चला आया, लेकिन तुमने अपने रवैये से मुझे हैरान कर दिया। मुझे ज़िंदगी में इससे पहले कभी भी किसी ने इग्नोर नहीं किया। मैं हमेशा मरकज़ निगाह रहा, बेहद चाहा गया हूँ, मगर तुमने इस तरह नज़रअंदाज किया जैसे तुम्हारी नज़रों में मेरी कोई वक़्त ही नहीं है। मुझे खातिर में लाए बगैर तुम आगे बढ़ गई और मैंने उसी लम्हे अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम फ़ैसला कर डाला। तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, मगरूर, अपनी ज़ात से प्यार करने वाली और अपने आगे किसी को खातिर में नहीं लाने वाली। कितनी लड़कियां मेरे आगे पीछे फिरती थीं, मगर मुझे उनमें किसी में कशिश महसूस नहीं होती थी। तुम सबसे अलग हो, सबसे जुदा। लगता है खुदा ने तुम्हें मेरे लिए ही बनाया है। जहाँ वो बिला मुकाबला मुंतखब कर ली गई थी, वहाँ उसने मुकाबले में हिस्सा लिया ही नहीं था, और जिस जगह वो पूरी तैयारियों के साथ अपनी तमाम सलाहियतें बुरे कार लाकर मैदान में उतरी थी, वहाँ उसे शिकस्त फाश हुई थी। वो खामोशी से इसे सुनती रही थी। जो इसकी रफ़ाकत मिलने पर खुश था, अपने आप से नाज़ा था।
जितने दिन वो कराची में रहा रोज़ इसे मिलाता था, कभी साथ लंच करते, कभी वो इसे शॉपिंग कराने ले जाता, और जो अगर वो कभी इसको दिया हुआ कोई तोहफ़ा इस्तेमाल कर लेती तो ऐसे खुश होता जैसे इस चीज़ की इससे पहले कोई कीमत ही ना थी, महज इसके इस्तेमाल कर लेने से वो चीज़ कीमती हुई। इनकी शादी 1.5-2 साल से पहले होने का कोई इम्कान नहीं था, क्योंकि तैमूर, जिसकी 5 स्टार्स होटल की पूरे यूरोप में चेन थी, अब उसका दायरा वसी करके उसे मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया ममालिक तक लेके जाना चाहता था, और इस काम में बेहद मसरूफ़ था। मैं चाहता हूँ कि जब तुम मेरी ज़िंदगी में आओ तो मेरे ऊपर कामों का इतना लोड ना हो, हम वर्ल्ड टूर पर निकल जाएं, खूब घूमें और पीछे कामों की कोई टेंशन ना हो। जाने से पहले उसे नाजुक सा पर्ल का नेकलेस अपने हाथों से पहनाते हुए उसने कहा। उसने तैमूर से अपनी जॉब करने का तस्करा किया तो उसे कोई एतराज़ ना था, मगर फूफो इस पर बुरी तरह नाराज़ हुई। मेरी होने वाली बहू टके टके के लोगों की नौकरियां करे, माई फुट। अरे जितनी तनख्वाह तुम्हें मिलेगी इससे दुगनी तनख्वाहें तो मैं अपने मुलाजमों को दिया करती हूँ। पैसों की ज़रूरत है तो जितने चाहे हम तैमूर तुम्हें वैसे ही दे दिया करेगा। अपनी माँ की इस घटिया बात पर तैमूर ने बाद में इससे माफ़ी भी मांगी। प्लीज़ मेरी खातिर तुम मम्मी की इन फजूल बातों को इग्नोर कर दो। शायद इस रिश्ते से ज़्यादा खुश नहीं है, इसलिए इस तरह का बिहेव कर रही हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ शादी के बाद तुम जो काम करना चाहोगी मैं तुम्हारे साथ दूँगा, तुम्हें सपोर्ट करूँगा। और वो हर्ट हुई थी या नहीं, मगर अपने लिए इस शख्स का वालहाना अंदाज़ देखकर उसे खुद पर सख्त तासुफ हुआ था। अपने आप पर शर्मिंदा हुई थी जो इतने अच्छे इंसान को धोखा दे रही थी, उसके साथ मुनाफ़कत बरत रही थी। उसे पता था पप्पो के साथ क्या मसला है। वो बुरी तरह स्टेटस के इल्ज़ाम में मुब्तला थी। उन्हें आयला का गुलशन इकबाल में बना वो खूबसूरत 600 गज़ का वेल डेकोरेटेड घर किसी डरबे की तरह नज़र आता था, और इसके पोर्च में खड़ी वो गाड़ी निसान पेट्रोल इन्हें अपने महल में खड़ी 10 आलीशान गाड़ियों के मुकाबले में इंतहाई घटिया लगती थी। जब तक वो वापस लंदन नहीं चली गई, आयला की जान अजाब में गिरफ्तार रही है। कपड़े क्यों पहनने हैं, ज्वेलरी इतनी चीप और हल्की क्यों इस्तेमाल करती हो, अपने आप को हमारे स्टेटस के मुताबिक ढालने की कोशिश करो, फ़लाँ के साथ उर्दू में क्यों बात की, फ़लाँ वगैरह वगैरह। वो शायद बेटे की ज़िद में आकर मजबूर हो गई थी, वरना इस आम लड़की में उनके नज़दीक ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती थी कि वह उसको अपने घर की इकलौती बहू होने का एजाज़ देती। लंदन जाकर भी तैमूर की वारफ्तगी में कोई कमी वाक़या न हुई। वो वैसे ही इसे फ़ोन करता, मौका बेमौका मुख्तलिफ तहाइफ भेजता। अब तो उसने भी ख़ुद को समझा लिया था, इसलिए वो भी जवाब में उसे तोहफ़े भेजती। किसी वजह से उसका फ़ोन ना आता तो ख़ुद फ़ोन करके खैरियत पूछ लेती। 6 माह बाद उसकी सालगिरह आई तो वो बतौर ख़ास सिर्फ इस सालगिरह सेलिब्रेट करने अचानक आकर इसको हैरान कर दिया। लैला और दानिश, जो चची जान की बीमारी का सुनकर इन दिनों कराची आए हुए थे, तैमूर के इस तरह आने पर उसे छेड़ने लगे। तुमने ऐसा कौन सा तवीज़ खोल के पिला दिया है, मुझे भी बताओ। ये दानिश का बच्चा तो साथ रहकर भी हमेशा मेरी बर्थडे भूल जाता है, कभी हफ्ते बाद और कभी एक आधे महीने के बाद। अगर इत्तफाकन याद आ जाए तो मेरे ऊपर एहसान करते हुए कोई गिफ्ट दे देता है, वरना अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। लैला दानिश और तैमूर के सामने ही इससे बोल पड़ी तो वो कुछ पजल सी हुई और इसे घूर कर रह गई। शेरेटन में पाकिस्तान के G8 ममालिक के ताल्लुकात के मौजू पर सेमिनार हो रहा था, और वो तीनों इसमें शिरकत के लिए बुरी तरह बेताब हो गए। तैमूर सिर्फ 3 दिन के लिए आया था और आज इसे वापस चले जाना था। इसका इस किस्म का सेमिनार्स में कभी दिल नहीं लगता था, मगर वह मजबूरन तैमूर की खातिर इन लोगों के साथ चली आई। जब इसका इतना ख्याल रखता था तो इसका भी तो फ़र्ज़ बनता था कि उसकी ख्वाहिशात का एहतराम करती। इन लोगों के साथ आ तो गई थी, मगर वहाँ आधा घंटा बैठकर ही इसका दिल घबराने लगा। इतनी शकील और खौफनाक गुफ्तगू इससे हज़म ही नहीं हो रही थी। वो तैमूर के कान में मिनमिनाई, तैमूर मुझे सख्त डिप्रेशन हो रहा है, तुम लोग ये आलिमाना गुफ्तगू सुनो, मैं ज़रा बाहर का राउंड लगा कर आती हूँ। इसकी बात पर मुस्कुरा दिया। इतनी देर भी वो सिर्फ इसकी खातिर ही बैठी रही, इसी सर हिलाकर इसे जाने की इजाज़त दे दी। इजाज़त मिलने की देर थी। वो सर पर पाँव रखकर इस घुटन ज़दा माहौल से बाहर निकल आई और इधर उधर तफरीहन घूमने लगी। सामने से आते उस शख्स को देखकर वो ठिठक गई, रुक गई। फिर अगले ही लम्हे वो उससे कतरा कर इसे नज़रअंदाज करके गुजर जाना चाहती थी, मगर उसके कदमों
को ज़मीन ने जकड़ लिया। वो चाहते हुए भी इससे वहाँ एक कदम आगे ना बढ़ पाई, ना पीछे आ पाई। वो इसे देखकर सिर्फ एक लम्हे को हैरत से मुंजमद हुआ था। अगले ही पल वो तेज़ कदमों से दरमियानी फासला मिटाता इसके रूबरू था। अपने कहे हुए अल्फाज के मुताबिक असूलन तो तुम्हें मुझे पहचानने से इनकार कर देना चाहिए। वो इसके सामने खड़ा बगौर इसे देखता बेहद खुश नज़र आ रहा था।